चलिए केमिस्ट्री पहले देख लिया जाए, उसके बाद फिजिक्स पे हाथ लगाएंगे। केमिस्ट्री देखिए, पहले केमिस्ट्री क्लास ले लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स का। केमिस्ट्री क्लास में लेक्चर 3 हो गया था, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 3 में क्या क्या पढ़ाए थे? ताप का प्रभाव बताए थे, सांद्रता को बताए थे, याद आ रहा है ना? कल सांद्रता का क्या पड़ता है, अभिक्रिया की दर पे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद आपको बताया था क्या चीज़ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है उसकी सांद्रता पर। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सांद्रता का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसमें 2 चीज़ और कम ज़्यादा हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ाने से ऊष्माक्षेपी की जो ऊष्माक्षेपी का मात्रा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऊष्माशोषी का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद आ रहा है ना? ये 2-3 चीज़ बताया था। आज का जो टॉपिक है 3rd, हेडिंग डलवाए थे, क्या था? अभिकारकों का क्षेत्रफल, वही चीज़ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का क्षेत्रफल। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा, वो जो 7-8 था ना आपका, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पूरा आज करवा देंगे, ठीक है? तो अभिकारकों का क्षेत्रफल मीन्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश इसकी लिख लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, चैप्टर 4 ही है आपका उस रासायनिक बलगत की। लेक्चर नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या पढ़ना है आपको, अभिकारकों की क्षेत्रफल या अभिकारकों का क्षेत्रफल। कहता है कि अभिकारक की बात हो रही है ना, सपोज दैट आपके पास 2 अभिकारक हैं, A प्लस क्या है, B, C प्लस क्या मिल गया आपको, D, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो कहता है कि यदि हम कह लें कि चीनी के जो टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, बात समझिएगा, चीनी आपने लिया, बार बार चीनी का एग्जाम्पल आ जाता है, खैर छोड़ो। एक बात बताओ, लकड़ी होता है, लकड़ी को आप जलाएंगे, या यूँ कह लिया जाए कि आग जली हुई है और उसमें लकड़ी के हम कुछ गुत्थे को डाल रहे हैं, बड़े बड़े गुत्थे को। तो गुत्थे को डालेंगे तो एक बात ये, जो आग उसको पकड़ेगा तो आग धीरे धीरे उसको पकड़ते पकड़ते फिर धीरे धीरे बहुत काफ़ी समय ले लेगा जलने में। नॉर्मली विदाउट रिएक्शन हम आपको समझा रहे हैं। कह रहा है कि अगर लकड़ी का गुत्था है, अगर उसमें आग आप जलाते हैं तो उसका सरफेस मीन्स उसका एरिया बहुत काफ़ी अधिक है, उसको जलने में क्या लगेगा, समय। अच्छा एक बात बताओ, इस लकड़ी के गुत्थे को जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम कहें कि इस लकड़ी के गुत्थे को अगर आप छोटा छोटा टुकड़े में बांट दें, बिल्कुल इसको बुरादा टाइप का कर दिया जाए, तो क्या जो जलने की प्रक्रिया होगी, जो ये 1 घंटा में जल रहा है या आधा घंटा में जल रहा है, इसके बुरादे को अगर एक, हमको लगता है एक पॉलीथीन में आ जाएगा। अगर आधा केजी का अगर आपके पास लकड़ी है, उसको बुरादे में अगर चेंज करते हैं, खूब बुरादा मतलब क्या, उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बारीकी से काट देना उसको, बिल्कुल अब बुरादा हो जाएगा। तो अब उसको आग में ऐसे छिड़काव करेंगे तो एक बात, जलने में समय लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उसको। तो क्या हो रहा है कि कभी भी हम अभिकारकों का क्षेत्रफल कम करते हैं, उसका एरिया अगर कम कर दिया जाता है तो उनकी क्रिया करने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात ना? ठीक है, तो लिखिए, तब लिखिए, छोटे आकार वाले कण कामा बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से, फिर से बोल दें, मैंने बोला कि छोटे आकार वाले कण
बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। बात समझ में आ गया ना? अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर अभिकारक का, जैसे सपोज दैट आप चीनी की बात करते हैं, अगर चीनी का बड़ा बड़ा का टुकड़ा आप लेते हैं, बड़े साइज में अगर उसको लेते हैं, तो उसको पानी में आप मिलाएंगे, टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तो कुछ समय लगेगा आपस में घुलने में, ठीक है। लेकिन अगर वही आप उसको पीस के या छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप पानी में डालते हैं तो ऐसे घोल बनाएंगे या टेम्परेचर बढ़ा के घुल मिलाएंगे तो चंद सेकंडों के अंदर वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा उस पानी के अंदर, अपनी अवस्था को क्या कर देगा, खो देगा। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर बड़े कण हैं तो उनका अभिक्रिया छोटे कणों की तुलना में अधिक होता है, और जो छोटे कण होते हैं उनकी अभिक्रिया की दर बड़े कणों की अभिक्रिया की दर से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब साफ जाहिर सी बात यही कहना चाहता है कि अगर हम अभिकारकों के एरिया को, मीन्स क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो उनके जो काम करने की कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। खैर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसी में नीचे से, जैसे को अभी रुक जाइए, थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए या करके, सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लीजिए, विषमांगी अभिक्रियाओं की तुलना में, विषमांगी अभिक्रियाओं की तुलना में, विषमांगी अभिक्रियाओं की तुलना में समांगी अभिक्रिया, विषमांगी अभिक्रियाओं की तुलना में अभिक्रियाओं की तुलना में समांगी अभिक्रिया अधिक तेजी से संपन्न होती है। जैसे लकड़ी के छिलके, कामा लकड़ी के गुट्ठे से आग के अंदर अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगी, लकड़ी का छिलका लकड़ी के गुटके से आग के अंदर अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगी। बात समझ में आ गया पूरा? जैसे आप समांगी विषमांगी की बात करते हैं तो समांगी किसको कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक समान पदार्थ उपस्थित हो, एक समान कण उपस्थित हो, जिसे कहते हैं किसी पदार्थ के अंदर सिर्फ एक प्रकार का कण उपस्थित हो, एक समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो अपनी अवस्था पूरी तरह पानी के अंदर खो देता है वो हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि उस ऐसा पदार्थ जिसके अंतर्गत कोई दूसरा अन्य पदार्थ का कोई मात्रा न उपस्थित हो उसको क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण कह सकते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, जो कई पदार्थों से मिलकर बना हो उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मिट्टी को ही आप डालते हैं, रेत वगैरह को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ पार्टिकल्स इसके क्या हो जाएंगे, इसके अंदर मिल जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स जो होंगे बैठ जाएंगे नीचे जाके या ऊपर ऐसे ऐसे घूमते रहते दिखाई देंगे, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि आप उसका कुछ उपाय लगाइए, फिर टेम्परेचर बढ़ाइए खूब उसको, मतलब आपको काफ़ी समय लग जाएगा उसको पूरी तरीके से उस पानी के अंदर मिलाने के लिए। लेकिन अगर वही समांगी रहेगा तो उसको चंद सेकंड लगेंगे अपनी अवस्था को खोने के लिए किसी पानी के अंदर। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
कोई दिक्कत होगा तो तुरंत पूछिएगा। चलिए बच्चा लिखिएगा, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। नेक्स्ट हेडिंग, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या होता है, कह रहा है कि अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो आपस में जब क्रिया करता है, जैसे देखिए दो पदार्थ आप ले लीजिए, सपोज दैट अगर आपके पास दो पदार्थ है, एक ए है और क्या है बी है, और ए के साथ सी की क्रिया करा रहे हैं, ए के साथ सी की ही क्रिया कराई जा रही है, और बी के साथ सी की ही क्रिया कराई जा रही है। तो दोनों में अगर ए के साथ एक ही पदार्थ, मतलब कोई समान आपने कॉमन पदार्थ लिया है और इन दोनों का अलग अलग पदार्थों से आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब रिएक्शन देगा तो यहाँ पे इसके साथ जब सी रिएक्शन करता है तो हम कहते हैं ये मंद अभिक्रिया करता है। अब मंद मतलब क्या होता है, धीरे, और ये जो इसके साथ क्रिया करता है हम कह सकते हैं तीव्र अभिक्रिया कर रहा है, और इसको समय लग रहा है काफ़ी इससे रिएक्शन करने के लिए, इसको बहुत ही क्या हो गया, तेज़ी से कर लेता है। ऐसे ही अभिकारकों को हम क्या कहते हैं, इन अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति कहा जाता है। हाँ, इनकी अभिक्रिया करने की दर अगर हम जब पता करते हैं कि कितना समय ले रहा है, ये इसकी क्या कहलाती है, रासायनिक प्रकृति कहलाती है। बात समझ में आ गया, मंद हो रहा है कि तीव्र हो रहा है। चलिए लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में थोड़ा सा स्पीड लिखिए बच्चा। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं, तो साथ साथ में प्रकृति में बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। अभी तो नॉर्मल आपको एक चीज़ बता दे कि हाँ ऐसा हम कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार पार्ट्स हो जाएगा, मंद और तीव्र, ठीक है, इसमें बहुत कुछ अभी मिलेगा आपको। तो हमने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का बंध क्या होता है, टूटता है। 100% है कि अगर आप रिएक्शन किसी चीज़ से पदार्थ से करा रहे हैं तो उसके बंध आपस में टूट के एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ने की कोशिश करते हैं, टूटते हैं तथा उत्पादों के बंध बनते हैं, नीचे से लिखिएगा, बंध की प्रकृति व सक्रियता, बंध की प्रकृति व सक्रियण ऊर्जा लिखेगा, संक्रियण ऊर्जा, सक्रियण भी लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा में अंतर होने से, सक्रियण ऊर्जा में अंतर होने से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है।
जैसे देखिए कह रहा है कि वही बात है से कि इनके बंध टूटने और जुटने के कारण, ठीक है ना, इनकी अभिक्रिया या सक्रियण ऊर्जा पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसकी प्रकृति या सक्रियण ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। मीन्स दैट कि जब आपस में बंध टूटते हैं तो जो नया उत्पाद निर्माण करता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये विक्रिया, जैसे कि सेम पदार्थ से अगर रिएक्शन कराते हैं तो कोई वैसी में तीव्र कर देता है, किसी से क्या करता है, धीरे धीरे करता है, मंद कर देता है। तो यही हमारी क्या संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। कह रहा है कि वहाँ पर ऊर्जा उसका अधिक मात्रा में काम करता है, सक्रिय अधिक हो जाता है, पदार्थ के तत्व जो होते हैं सक्रिय हो जाते हैं अधिक तेज़ी से, किसी में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है तेज़ी से किसी में हो जाता है, किसी में क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इससे क्या होता है कि प्राकृतिक पे ये पता चलता है इस नेचर के कि जो रसायन की अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है आपस में, वो एक में धीरे हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, तेज़ी से। जैसे अगर रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए कि इसी पे उदाहरण आपको दे देते हैं। NO ले लेते हैं, NO नहीं, पहले CO ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे अगर क्रिया करा देते हैं O2 का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में रखेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, CO2। क्या बना लेता है, CO2 था। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 3 है, इधर कितना है, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई उपाय नहीं है, मात्र एक उपाय है, इसको हाफ कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये। बात समझ में आ गया। तो सेकेंड एक और NO से क्रिया करा देते किसकी, O2 की, तो क्या बनाता है, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रेट बना सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्रिया करता है, नाइट्रेट ऑक्साइड बना देगा। तो जब रिएक्शन ऐसे होता है तो यहाँ भी सेम कंडीशन, हाफ कर दीजिए, हो जाएगा काम आपका। कहने का तात्पर्य है कि जब इसके साथ रिएक्शन ऑक्सीजन करता है तो यहाँ पे जो इसकी तीव्रता होती है वो क्या होती है, जो अभिक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है। और यही ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या करता है, मंद गति से करता है। मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है और इसको बनाने में इसको समय नहीं लगता है। बात समझ में आया। तो यही होती है क्या, अभिक्रिया की प्राकृतिक नेचर है ये। समझ में आ रही बात ना, कि जो आप रिएक्शन देखते हैं तो जो समय लगता है उसका, तो सेम पदार्थ से हम कई पदार्थों से रिएक्शन करा रहे हैं, सेम पदार्थ से कई पदार्थों से रिएक्शन करा देते हैं। और कई में देखते हैं कि तेज़ी से कर रहा है वही पदार्थ, कई मतलब नहीं होता है कि आपस हम ही कोई व्यक्ति है, प्रत्येक प्रकार का खेल है। कुछ खेलों को बहुत आसानी पूर्वक जल्दी से सीख जाते हैं, कुछ खेलों को बहुत ही समय लग जाता है, या फिर आपके सामने काम ही है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करने में बहुत ही मन लगता है, तेज़ी से कर देते हैं। और कुछ को करते तो हैं लेकिन बहुत काफ़ी क्या हो जाता है, समय लग जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब उसके पीछे रिएक्शन दिया है, हाँ, तो उसको कैसे पता करेंगे कि बंद हो रहा है कि एक्चुअल क्या है कि अगर आपके पास रिएक्शन अगर देगा तो उनके नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए N है ना, यहाँ पे N है, तो जैसे आपका रिएक्शन बना है, कितना बना है, NO3 बना है ना, जो गैस में ही था, तीव्र अभिक्रिया। देखिए नाइट्रोजन के पास जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। वैलेंसी संयोजकता 5 होती है, 1 2 3 4 और 5, 2 एक पेयर होता है, 3 अनपेयर होते हैं। और ऑक्सीजन और ऑलरेडी इसके पास क्या जुटा रहता है, O जुटा हुआ है, ध्यान समझिएगा। और O जुटा है तो इस O की वैलेंसी ऑलरेडी कितनी है, 2 है। वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेके पहले से जुटा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, ऑक्सीजन O2 आ रहा है इसके पास। तो O2 को क्या करता है कि ऑक्सीजन के एक वैलेंसी से क्या कर देता है, इसको जोड़ देता है ऐसे। बात समझिएगा, एक वैलेंसी को NO2 यहाँ पे ऐड करेगा, उसके तत्पश्चात अब इसके पास एक ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, इसके पास इस यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है कि नहीं, खाली दिखाई दे रहा है। NO2 जब भी बनाएगा तो यहाँ पे ऐसे कुछ खाली आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा ऑक्सीजन में। अब बात इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है।
ऑक्सीजन यहाँ पे है, वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। ये ऐसे ऐसे रिएक्शन कर लेगा, इसके पास कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, ऑक्सीजन इसके पास O2 की मात्रा में आता है O के फॉर्म में, तो ये अपना 2 वैलेंस लेके ऐसे क्या होता है जुड़ता है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे एक हिसाब से ये भी हम देख सकते हैं, नॉर्मल मोटा मोटी बात अगर हम आपको बताएं तो इसका ऑक्सीजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड करना होता है, तो फटाक से जुड़ जाएगा, ये बात समझिए। और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड को यहाँ तक लाने में इसको थोड़ी सी समय लग जाते हैं, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हम बता सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पे है, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, फिर क्या है ऑक्सीजन परिवार। बात समझ में आ रहा है। तो कार्बन की जो कार्बन की कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता या फिर जो वैद्युत क्षमता जो होती है इसकी, वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, तीव्र होती है। और एक्चुअल में कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन वैलेंसी 4 नहीं होती है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की नई विधि के द्वारा आप देखेंगे तो जब इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे 1C6 होता है ना, 1s2 2s2 2p2, जब ऐसा आप कर रहे हो तो देख रहे हो कि वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, इसके 3 कक्षक, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो जितने जो अनपेयर होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है ना। तो कार्बन की वैलेंसी, अब देखो ये वाला एकदम परफेक्ट आपको बैठ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चा, 4 होती है यहाँ पे कितना 2। तो एक्चुअल में जब कभी बिहेव तो ऐसे ही करेगा ना, तो ऑक्सीजन इसी से जाके जुटने की कोशिश कर रहा है ना। अब ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन इसके पास कार्बन CO है ना, तो ऑलरेडी बच्चा क्या कर रखा है, ये जाके पूरा इनसे जुट रखा है ऐसे। यहाँ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन जाके पूरा भरा पड़ा है। अब ये जाएगा इनके पास, ऑक्सीजन जब रिएक्शन करने के पास जाएगा तो उसको उत्तेजित अवस्था में भेजेगा। उत्तेजित अवस्था में जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले एनर्जी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सोचते हैं कि अपने सेम एनर्जी सेल के कक्षक में ही वो क्या करते हैं, मोशन मूव करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पढ़ाए थे, याद है, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 भी आपका है, उसमें जाके पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से 11th क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि जब उत्तेजित अवस्था में बच्चा जाता है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो C6 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट जाता है 2s1 कर देता है, और 2p क्या बनाता है 3, जम करके इसके पास आ जाता है। एक्चुअल में ये वाह्यतम कोश में है सब, यस है और पी इसी में है। यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे भी 2 इलेक्ट्रॉन था। बात समझ में आ रही है। पी के पास ऑलरेडी कक्षक खाली हुआ है, भरा रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा तो नहीं जाता, लेकिन खाली है इसके पास यहाँ पे ना एक ठो बॉक्स, तो ये क्या करेगा कि जम करके यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इतना प्रोसेस करेगा भैया तब ना उसे रिएक्शन करेगा, करना तो है लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद। अब नंबर आता है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 5 होता है। कितना होता है 5। वैलेंसी कितनी होती है तब 3 होती है। जैसे 7n होता है 1s2 2s2 2p3, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बिजी है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इनसे क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रखा है यहाँ पे ऐसे। खाली है कि नहीं खाली है, भले बाद में उसको उत्तेजित में करे, जैसे कि इसके पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पे देख रहे हैं एक पेयर है, 3 क्या है अनपेयर थे, तो उसको भले ही बाद में जाके टूटे, क्योंकि ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे O है N है और डबल बॉन्ड क्या है O है, भले एक खाली दिखाई दे रही, हो सकता है NO जाके किसी चीज़ NO2 किसी और से रिएक्शन भी कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना, NO2, तो इसकी वैलेंसी अगर खाली दिखाई तो हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश करे, मूवमेंट करने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे, तो बात की बात है। लेकिन रिएक्शन करने के लिए खाली है कितने, इतना है कि नहीं इसके पास, इतना एक ठो, एक बस फट से जाके जुट जाएगा। यही कहते हैं कि उनके बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अभी लिखवाया ना
कि बंध टूटने पे ही क्या होता है, उसकी प्रकृति पे प्रभाव पड़ता है। बंध टूटना, बंध जुटना, तमाम प्रकार की बातें। अब समझ में आ गई बात ना। तो बात यही है कि आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे हम कह दें H+Cl, ठीक है, और दूसरा अगर हम कह देते हैं Na+Cl, तीसरा आपको दे देते हैं AgNO3+Na, ऐसे, एक मिनट, हाँ NaCl है, NO ऐसे कर दीजिए, इसको AgCl कर दीजिए और प्लस NaNO3 कर दीजिए, ये भी रिएक्शन हो सकता है। अब जब इसकी अभिक्रिया की बात करते हैं इसमें, तो देखिए ये साफ साफ है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको भी लेना और देना है, क्योंकि ये तत्व हैं और तत्व जब आपस में साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, बंधों से जुड़ भी सकते हैं। तो अधिकतर यहाँ पे ऐसी स्थिति में देखते हैं कि इसके पास माइनस, इसके प्लस, इसके प्लस, इसके पास माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके तुरंत HCl बना देंगे। तो ये जो अभिक्रियाएं होंगी बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा। अगर यहाँ की अगर बात करते हैं तो ध्यान सुनिए कि Na है और क्या है, Cl है, तो इसको और इसको जब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यौगिक मिल रहे हैं आपस में। मिलने को तो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने को तो मिलेगा। देखिए जब Cl माइनस हाइड्रोजन फैमिली का तत्व और हाइड्रोजन फैमिली का तत्व आपस में रिएक्शन अगर मिल जाते हैं, थोड़ा सा आसपास रहते हैं, तो इनको रिएक्शन करने में समय नहीं लगता है, तो फटाक से NaCl तो बना देगा, ये तो बन गया। लेकिन जो बचा खुचा पदार्थ है यहाँ पे, जैसे NO3 पे माइनस आयन आ जाता है और Ag पे कैसा आयन आ जाता है, NO3 पे -2 आयन आता है और Ag पे +2 आयन आता है, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ समय लेते हैं और AgNO3 बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुछ अभिक्रिया आपको खुद देखने से पता चल जाएगा कि कौन धीरे होगा, कौन तीव्र होगा और कौन क्या होगा, मंद होगा। उनके नेचर के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से। आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे 11 में, 10 में अवस्था सारणी के बारे में बताया गया होगा, उनकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताया होगा, उनकी कैपेसिटी नेचर के बारे में बताया गया, उनकी एनर्जी के बारे में बताया गया होगा, तमाम प्रकार की बातें उसमें बताई गई होंगी। ठीक, देखिए एक बात और याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो 12th तो एक थ्योरेटिकल होता है। 12th तो चाहो तो 2 महीना 3 महीना में पढ़ के पास हो जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 12th के लिए और 11th के लिए जो आप समय देते हैं, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं 11th में क्या कर रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम 12 में देना है, 1 साल समय बचा है, चलो दे देंगे। 11 में कोई उतनी उनके पास एनर्जी नहीं होती, होते हुए भी उसको क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार छोड़ो, पढ़ा जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन वही 12th में आते हैं तो उनका पूरा हवा गुम हो जाता है, क्योंकि जो 12th की स्टडी होती है वो 11th के बेस पे ही होती है। अब कहा जाता है कि जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा तो नीट और जे का तो सपने छोड़ दीजिए, बिल्कुल स्वाहा कर दीजिए एकदम कम्प्लीटली। अब जैसे 11th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका जो कहता है मूल रासायनिक, जो आपका पहला चैप्टर है, भौतिक रसायन जिसको आप कहते हैं, मूल रसायन भी उसके नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर के बाद आता है फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, आवर्सारणी अगर जानना रहेगा तो। फिर फोर्थ चैप्टर है, उसके बाद चले जाइए सेकंड चैप्टर में, उसमें आपका देता है रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। उसके बाद चले जाइए 12th चैप्टर पे कार्बनिक रसायन के बारे में। तो तमाम प्रकार के 5-6 चैप्टर उसमें 11th में मौजूद जो है होने के लिए तो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जो कि वेरी मोस्टली इम्पॉर्टेंट है इन बेसिक लाइफ, वो पूरा जीवन अवधि को व्यतीत करता है। 12th में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे कि हेलो एल्केन और हेलोरीन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सर। अगर कभी भी कंपटीशन लेवल में पूछता है तो अधिकतर आपके कार्बनिक रसायन से ही उठा के पूछेगा, अकार्बनिक से थोड़ा सा बहुत ही कम मात्रा में पूछता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बीएड के क्वेश्चन आए थे
बीएड में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था, कार्बनिक रसायन से ज़्यादा संबंधित दिया था। तो उस चैप्टर को बहुत ही ईजिली पढ़ना है, बहुत मेहनत करके पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए 2 चीज़ हमारे माइंड पे था। हम बोले थे कि संडे के दिन बुला के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IPC नेम क्लियर करवा दे रहे हैं। तो बोले सब कि नहीं सर समय थोड़ा सा वो होगा। तो हमारे पास एक आइडिया निकला कि जब यूट्यूब पे चल ही रहा है उसको घर पे या फिर जैसे कभी भी अगर मेरे पास समय निकल जाता है उसको हम क्लास ले लेते हैं। तो डेली आधा घंटा 45 मिनट का जो भी हमारे पास समय आएगा उसको पूरी डिटेल जानकारी दे देते हैं। आपका भी समय बच जाएगा, जो समय में हम उसको पढ़ेंगे, अन्यथा हम अपना 12th का क्लास अटेंड कर लेंगे। ठीक रहेगा ना? तो बल्कि यही बेटर देना, उसको अपना पीछे का पूरा बेसिक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब हेलो एल्केन और हेलो यूरिन पढ़ने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हेड डालिएगा, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। EFFECT है ना, ECT होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना? रेडिएशन का मतलब विकिरण। विकिरण मीन्स क्या? प्रकाश, जो फैलाव होता हो, जिसमें फैलाव होता हो उसको हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रकाश का इफेक्ट क्या पड़ सकता है। तो एक बात बताइए, सूर्य की अगर किसी अभिक्रिया के ऊपर प्रकाश पड़े, जैसे कि मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम की क्रिया मैग्नीशियम को अगर आप जलाते हैं तो 2 प्रकार से जला सकते हैं। या तो आप अपने माचिस वगैरह से मैग्नीशियम पदार्थ को जलाइए, होता है ना पेपर जैसा होगा मैग्नीशियम, उसको जलाइए, या फिर सूर्य की किरण में रख दीजिए इसको तेज़ धूप में। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। और किसकी उपस्थिति होती है वहाँ पे? O2 की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाइएगा। अब जब जलाते हैं तो बना लेता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो समझ में आ रहा है ना विकिरण का क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रभाव, अगर इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। बस समझ में आया? लिखिए, अभिकारक अभिकारक तंत्र द्वारा उपयुक्त विकिरणों के फोटानों के अवशोषण के कारण कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की गति तीव्र की जा सकती है। खड़ी पाई इन अभिक्रियाओं को तीव्र की जा सकती है। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं? बात समझ में आया? कह रहा है कि क्या बोला आपने, अभिकारक तंत्र के द्वारा तो फोटान मीन्स दैट कह रहा है कि जैसे कि जब लाइट की रेज पड़ती है किसी अभिक्रिया के ऊपर, सूर्य की किरण ही आप डालें, तो सूर्य की किरण में धनात्मक जो आवेश निकल के आता है, जो धन आवेश जो निकलते हैं उसमें से, उसी को हम फोटान का नाम देते हैं। बात समझ में आया? तो वो जब निकल के किसी पदार्थों के ऊपर अगर पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम को हम जला रहे थे, मैग्नीशियम को अगर हम लाइट से ही जला रहे थे, जो भी आपके पास जो भी उपकरण हो, माचिस वगैरह हो, अगर आप जला रहे हो, वहाँ पे उपस्थिति ऑक्सीजन की कराई गई है, तो जो अभिक्रिया थोड़ा धीरे हो रहा था वो क्या होने लगेगा, और तेज़ी से हो जाएगा। या फिर एक ऐसी अभिक्रिया जो आपस में सामान्य अवस्था में तो कर रही है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के दो सिस्टम हो सकते हैं, या तो आप अपने हिसाब से ताप बढ़ाइए, या तो सूर्य की किरण में रख दीजिए। जब सूर्य की किरण के, जैसे कि किरण मतलब क्या, विकिरण, जो प्रकाश होता है उसके अंदर जो मौजूद धन आवेश किरणें होती हैं, जो धनात्मक किरणें होती हैं, जिसको आप फोटान नाम देते हैं, अगर उन अभिकारकों या अभिक्रियाओं के ऊपर पड़ता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर, तो उनकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ देगा कि विकिरण का प्रभाव किसी रासायनिक अभिक्रिया पर क्या प्रभाव डालता है, कोई अगर आपके पास विकिरण है तो रासायनिक अभिक्रिया पर कैसा प्रभाव डालता है, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काम करने की या रिएक्शन करने की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। और कुछ ज़्यादा नहीं बताना है इसमें। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अब होता क्या है बताइए, उत्प्रेरक क्या होता है, कौन बताएगा? अभी तो कल ही बता रहे थे हम। कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे यौगिक जो अभिक्रिया की सांद्रता या अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं लेकिन खुद उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे यौगिकों को, ऐसे पदार्थों को कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहा जाता है। सपोज दैट कि अगर आप हैं, बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको एक टॉपिक, सपोज दैट कि मान लो कि उत्प्रेरक का प्रभाव ही पढ़ रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, 1 घंटा आपने लगा लिया किताब को खोले हुए, आया पूछा कि क्या बात है जी, क्या पढ़ रहे हो, तो बोला कि सर केमिस्ट्री का ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन मतलब कि कुछ समझ में आ जाना, एक नया पदार्थ निकल के आना, प्रोडक्ट फाइंड आउट होना। तो कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें क्या है, तब तक पता चला कि सर जो है एक उत्प्रेरक का काम करने लगे, कैटलिस्ट का काम करने लगे, जो 1 घंटा में नहीं समझ में आ रहा है आपको कि सर उत्प्रेरक होता क्या है। मैंने बता दिया कि उत्प्रेरक जो होता है उसको मिलाने से जो अभिक्रिया की दर होती है वो तेज़ी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो समय लग रहा था कम से कम 1 घंटा, उसको चंद सेकेंडों में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, उनके रिएक्शन को बढ़ा देगा, उनकी दर को बढ़ा देता है। तो ये बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जो चीज़ समझने के लिए 1 घंटा में प्रयास कर रहे थे, टीचर आया, आप हैं, बुक है, रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन खोज रहे हैं, सॉल्यूशन होने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, समय लग रहा है, होंगे ऐसी कोई बात नहीं, समय लग रहा है, 1-2 घंटा आपको लग गया सॉल्यूशन होने में। लेकिन अगर वही टीचर आ गया, ये क्या किया कि मात्र 1 मिनट में जो अभिक्रिया आपकी 1 घंटा में हो रही थी, ये मात्र 2 मिनट में इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो टीचर जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये खुद तो इसमें मिल नहीं रहा है,
लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया। बात आ रही समझ में? ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात ना क्या चीज़ होता है? तो याद रखिएगा इस चीज़ को, लिख लीजिए। लिखिएगा ऐसा यौगिक जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिकारकों का दर बढ़ा देता है, सॉरी फॉर दैट, अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा कम करके अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा कम करने का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, सक्रियण ऊर्जा मीन्स दैट कह रहा है, जानते हैं क्या, कि आप जब बैठे हुए हैं ना, तो आपके दिमाग से इधर उधर उथल फुथल, आपका दिमाग का जो वाइब्रेशन, जो आपके अंदर पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं इधर से उधर, यहाँ कंसंट्रेशन ही नहीं कर पा रहा है, और वो तभी कम होगा जब वो आपकी हलचल कम होंगे। तो जब टीचर आया तो सावधान पूर्वक आपको बहुत शांति से, निम्रता से समझाता है। वैसे ही अगर दो पदार्थ हैं, पार्टिकल है, तो इनका पार्टिकल जब आपस में ऐड होने की कोशिश करेगा तो इसके पार्टिकल की मूव, जो ऊर्जा जो होगी, इनकी सक्रियता जो होगी बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है ना। हलचल रहता है इसके अंदर, बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट जब इधर उधर छिटाएगा तो जुड़ेगा कब इससे? बात समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि जब इसमें उत्प्रेरक आप मिलाते हैं, मेन बात यही है कि उत्प्रेरक जब आता है ना, तो इसकी एनर्जी जो यहाँ पे घूमने की, इसकी जो कैपेसिटी जो मूव कर रहे हैं, उनको क्या कर देता है? कम कर देता है। अब कम करेगा तो आप आसानी से एक दूसरे से घुलने की कोशिश करेंगे सब। जो समय ले रहा था वो क्या हो गया? तेज़ी से हो गया, समय बहुत कम हो जाता है मात्र एक काम करने पे। क्या काम करने पे? तो सक्रियण ऊर्जा पदार्थ की क्या करने पे? कम करने पे, या पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा कम करने पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये मात्र एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं क्या? उत्प्रेरक का नाम दिया जाता है। अगर उत्प्रेरक की बात आती है तब। क्लियर हो गई बात ना? नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल करवा दें? एग्जाम्पल करेंगे, कर लीजिए। जैसे कि N2 है नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन। उत्प्रेरक का काम कर रहा है Fe, आयरन। जब आयरन की मात्रा यहाँ पे आप मिलाते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सक्रियण मात्रा को आयरन क्या कर देता है? कम कर देता है। और अभिक्रिया की दर, इनके मिलने, रिएक्शन करने की क्षमता क्या कर देता है? बढ़ाता है। और ऐसे ही नहीं बढ़ाएगा, जब आयरन उपस्थित होगा तो वहाँ पे उसके अगल बगल एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, और वहाँ टेम्परेचर भी दान आपको करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो कहते हैं जब यहाँ पे होता है तो 450 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर उसके अगल बगल हो जाता है अभिक्रिया के पास। और जो कहते हैं जो एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो लगभग 200 से लेकर 800 ATM होता है। तब जाके, मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है। जैसे आयरन मिलाएंगे टेम्परेचर इतना हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर जो होगा वो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 800 के बीच में लगभग होता है। तब जाके हमको कहीं ना कहीं क्या मिलता है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है, NH3। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है दाब का प्रभाव। सुनिए नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। बस उत्प्रेरक की जगह पे क्या हम कर रहे हैं आप बस समझ लीजिए, आप घर पे कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये क्या होगा देखो, इंपॉर्टेंट कितने टॉपिक हो गए टोटल? 6 हो गया, 6 हो गया ना। 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दाब का प्रभाव क्या होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? गैस है। लुक हियर, गैस है, ये भी क्या है? गैस है। जब गैस आपस में रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी मिलता नहीं है, तो इसको मिलाने के लिए आप किसकी मदद ले रहे हैं? उत्प्रेरक की ले रहे हैं ना। तो प्रेरक मिलाने के लिए तो आ रहा है, टेम्परेचर भी लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में देखिए वो अगल बगल से कोई दाब डालने के लिए, कोई दबाव डालने के लिए, कोई प्रेशर को, जो प्रेशर की मात्रा, जैसे वायुमंडलीय दाब अगल बगल हम कह सकते हैं 200 एटमॉस्फेरिक है, वायुमंडलीय दाब का मान 200 के लगभग है, 200 ATM के पास अगल बगल, अगर हम नॉर्मल अभिक्रिया करा रहे हैं तो। अब ये नहीं कर रहा है, इसके पार्टिकल जो है, इनकी मूवमेंट जो होता है आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गैस के परमाणु कभी भी आकर्षण बल नहीं लगाते हैं, इनके बीच। पढ़े हो ना, पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, द्रव, क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बीच में जो कण होते हैं बहुत ही पास आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अंतराणुक बल जिसको कहते हैं। जो लिक्विड होता है उन पे अंतराणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, और जो गैस होता है बिल्कुल होता ही नहीं, तो मतलब प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो जब प्रतिकर्षण बल लगाए बच्चों तो जुड़ेगा कब? अब इनके लिए क्या होता है कि हम किसी दाब का अनुभव कराते हैं इन गैसों को, हम इनके ऊपर दाब प्रेशर डालते हैं, तो 800 हो सकता है, 1200 हो सकता है, और जब दाब डालते हैं तब जाके क्या बनाया? नए पदार्थ का निर्माण किया कि नहीं किया? हो रहा है ना। तो यही चीज़ हम दिखा सकते हैं, चाहोगे तो एग्जाम्पल में दिखा भी सकते हो कि N2 + H2 = NH3, सो दैट जो ओनली हमारा जो मास जो है वो कितना है? N2 + H2, जो यहाँ पे हमने NH3 जो प्राप्त किया उसके लिए मास हमने एटमॉस्फेरिक जो यूनिट दिया है 200 से कितना दिया है? 800 ATM दिया। यही हमारा क्या कहलाता है? दाब, प्रेशर। कोई दिक्कत? क्लियर है बात ना? चलिए, अब जो भी बातें होंगी कल की क्लास में केमिस्ट्री का, ठीक है, बंद कर दीजिए।